बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। इस वीडियो में हम बेसिकली कंक्लूड करेंगे हमारे प्रोसीजर्स वाले टॉपिक को। दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑन दैट टॉपिक, जिसमें हम विल लुक एट एन एग्जांपल फ्रॉम रिकर्जन। सो दैट्स गोइंग टू कंक्लूड दिस एंड देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दिस वीडियो। सो आप लोगों को याद होगा कि इसी कोर्स में हमने एक फंक्शन इम्प्लीमेंट किया था विच वाज कॉल्ड पॉप काउंट। और पॉप काउंट नंबर ऑफ वंस काउंट किया करता था स्टोर्ड इन रजिस्टर। सो गिवन अ रजिस्टर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से एक रजिस्टर है, लेट्स से 4 5 व्हाटएवर नंबर ऑफ बिट्स का आपके पास रजिस्टर है, इसमें मेरे पास कुछ वंस हैं लेट्स से। तो पॉप काउंट के फंक्शन का काम ये है कि इट नीड्स टू काउंट दीज ones which are stored in this register. So in this case it's supposed to return 3. इसका iterative version आप लोगों को याद है कि हम इससे पहले implement कर चुके हैं. So this is the recursive version of the same function. So let's look at this recursive version and see कि ये करता क्या है. So आपके पास you have this function pcount underscore r is for recursive, जिसको आपने एक unsigned long पास कर दिया है x में. और ये सिंपली ये कह रहा है कि if x is already 0, यानी अगर इसके अंदर कोई 1 नहीं है तो just return 0, else return x and 1. और ये आपको याद होगा यही टेस्ट हमने इससे पहले यूज़ किया था. इस टेस्ट में क्या होता था कि हम इसको इस रजिस्टर को 1 के साथ एंड कर देते हैं. तो जब इसको 1 के साथ एंड करते हैं तो इट सिंपली आइदर रिटर्न्स, इसके आंसर क्या पॉसिबल हो सकते हैं. इस केस में आंसर क्या होगा, इन तमाम जगहों पे तो 0 ही होगा और इस केस में यहाँ भी 0 होगा. अगर इस पॉइंट के ऊपर एक 1 होता, यहाँ 1 होता, तो फिर इस जगह पर आपके पास 1 आया होता. सो योर आंसर, द रिस्पॉन्स टू दिस टेस्ट इंस्ट्रक्शन वुड बी, जो असेंबली में हम इसे टेस्ट करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ इसको एंड कह रहे हैं कि इस एंड इंस्ट्रक्शन का जो रिस्पॉन्स है या वो 1 होगा या 0 होगा, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता. राइट तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एंड करो इसको 1 के साथ, जिसके आंसर में या 1 आएगा या फिर जो है वो इसका आंसर 0 आएगा. प्लस अपने आप को ये फंक्शन कॉल करे x को राइट शिफ्ट बाय 1 करने के बाद. सो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, इसी रजिस्टर को मैं यूज़ करके कर देता हूं. पहली दफ़ा जब ये, मैं इसको पॉप काउंट को pc लिख रहा हूं, पहली दफ़ा जब इसको पास हुआ है ये यही वाला वेरिएबल, तो लेट्स से इसमें जा रहा है 1 1 0 1 0. ठीक है. अगली दफ़ा जब इसने अपने आप को कॉल किया है तो ये पॉप काउंट में जा रहा है 0 1 1 0 1. अगली दफ़ा जा रहा है पॉप काउंट को 0 0 1 1 0. अगली दफ़ा जा रहा है पॉप काउंट को 0 0 0 1 1. और अगली दफ़ा जा रहा है पॉप काउंट को 0 0 0 0 0 1. और उससे अगली दफ़ा जा रहा है पॉप काउंट को 0 0 0 0 0. और जब ये वाला फाइनल वर्जन जाएगा तो आपका बेस केस यानी x इक्वल टू 0 जो है वो रिटर्न करेगा यहाँ पर 0. अब आप ये देख लेते हैं कि हम डिफरेंट एंड्स ने इसके साथ क्या किया है. सो जब पहली दफ़ा इस पॉप काउंट ने आगे सेकंड कॉल भेजी है, तो जब इसने एंड किया था इस वैल्यू को, और मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ, इसने जब इसको एंड किया था 1 के साथ, तो इसने 0 प्लस और पॉप काउंट को कॉल किया था विद दिस न्यू वैल्यू. राइट इसने जब एंड किया था तो इसके नतीजे में 1 आया था, 1 प्लस इसने पॉप काउंट को कॉल किया था इस वैल्यूज़ के साथ, एंड देन इसके नतीजे में 0 आया था और इसने कॉल किया था इस पॉप काउंट को. इसके आंसर में 1 आया था प्लस ये पॉप काउंट किया, इसके भी आंसर में 1 आया था प्लस ये वाला पॉप काउंट किया. अब यहाँ से 0 रिटर्न हुआ है, वो 0 आकर यहाँ पर लगेगा. राइट और ये पूरे की पूरी चीज़ इसको रिटर्न करेगी, विच मीन्स कि 1 रिटर्न करेगा. 1 यहाँ पर आएगा, ये दोनों के दोनों ऐड होंगे, 2 रिटर्न होगा, वो 2 यहाँ पर आकर फिट होगा, ये दोनों ऐड होंगे और ये यहाँ पर आकर 2 यहाँ पर आ जाएगा. ये चीज़ 3 बनी, 0 प्लस 3 हुआ, एंड दिस होल पॉप काउंट विल रिटर्न फ्रॉम दिस पोजिशन विद अ 3. सो इसका आंसर आएगा, जहाँ से भी ये पॉप काउंट इनिशियली कॉल हुआ था वो आंसर में 3 रिटर्न करेगा, एंड 3 इज़ द करेक्ट आंसर एज वी कैन सी. तो ये मैंने एक दफ़ा आप लोगों को इसलिए करा दिया कि बाद स्टूडेंट्स को हो सकता है आप में से रिकर्जन थोड़ी सी भूली भी हो या आपको याद ना हो, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि मैंने रिकर्जन का आपको एक बहुत आसान तरीका सोचने का भी बताया था कि यू शुड जस्ट थिंक ऑफ इट एज असाइनिंग योर सेल्फ अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द टास्क जो आपको ओरिजिनल मिला है. सो जो भी ओरिजिनल काम मिला है उस प्रॉब्लम को डिवाइड करके पहले से छोटा करें और उस छोटे प्रॉब्लम को अपने आप को ही दे दें, और ये उस वक्त तक छोटा होता जाएगा जब तक कि प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाता. सो इफ़ इट इज़ गारंटीड कि हर स्टेप पे प्रॉब्लम छोटा हो रहा है, तो इट्स ऑल्सो गारंटीड कि कभी ना कभी वो प्रॉब्लम ट्रिवियली स्मॉल हो जाएगा, जिस पॉइंट पे हम बेस केस से उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं. राइट
ये हो गया हमारा इस फंक्शन का जो सी वाला वर्जन है, ये हमें समझ में आ गया. नाउ विल लुक एट दिस असेंबली लैंग्वेज वर्जन ऑफ दिस फंक्शन एंड सी कि ये असेंबली में किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा और किस तरह से इसका बेस केस और इसका रिकर्सिव केस जो है. बाय द वे दिस थिंग इज नोन एज द बेस केस एंड दिस इज नोन एज द रिकर्सिव केस. तो अब ये बेस और रिकर्सिव केस किस तरह आगे चलेंगे और किस तरह स्टैक को यूज कर रहे होंगे. सो वी नो वेरी वेल कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो x जो है आपके पास, जो आपका आर्ग्यूमेंट है, वो डी आई के अंदर पास होगा. सो आर डी आई के अंदर आपके पास x आ गया, ठीक है. एंड जो आपने रिटर्न वैल्यू भेजनी है इस पूरे फंक्शन की, बाय कन्वेंशन, बाय आर एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस, वी नीड टू रिटर्न दैट इन आर एक्स, ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि हमारा बेस केस किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है. सो इन आर बेस केस वी आर सिंपली मूविंग 0 इन आर एक्स. जो चीज़ हमने रिटर्न करनी है उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम 0 रिटर्न कर रहे हैं अनलेस कि हमें रिकर्सिव केस में जाना पड़े. तो हमने इसमें आर एक्स में 0 मूव किया एंड देन वी सिंपली टेस्ट आर डी आई विद आर डी आई. Now this is an interesting way of testing something to be equal to 0. So obviously हम यहाँ पर compare RDI 0 कर सकते थे, कोई मसला नहीं उसमें. तो वो जो आप लोग अक्सर सवाल पूछते हैं ना, इसलिए मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करता रहता हूँ. दिस इज जस्ट वन वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इट. दिस इज व्हाट आर कंपाइलर सेड कि उसने इसको इम्प्लीमेंट किया. एंड दिस प्रॉब्ली इज द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दैट गिवन द मशीन जिसके ऊपर ये कोड कंपाइल हुआ है. लेकिन दिस बाय नो मीन्स इम्प्लाइज कि इसको असेंबली में और किसी तरह लिखा नहीं जा सकता. You can use a subtraction instruction to implement this, although that might not be the best thing to do because वो modify कर देगी RDI को. But you can use a compare instruction to do this. You can also use other instructions to do this. यहाँ पर इन्होंने जो काम किया, this is actually pretty interesting and intelligent. So what they're doing is, for example, you have a register value 0 0 1 0 0 whatever, and इसको अगर आप इसी के अपने साथ AND कर दें, यानी टेस्ट क्या करता है, AND करता है ना, सिर्फ आंसर को RDI में नहीं रखेगा वो. इस टेस्ट के नतीजे में AND करते तो वो RDI को चेंज करता. ऑल राइट, इन दोनों को अगर आपस में एंड करें तो आंसर जो आएगा वो यही आएगा जो इनपुट है, ठीक है. यानी इट्स अ नॉन जीरो आंसर. जीरो आंसर सिर्फ किस सूरत में आ सकता है, जब इसके अंदर सारे जीरोज हो. अगर सब जीरोज होंगे तो इसका आंसर जीरो आएगा. सो किसी भी रजिस्टर को इक्वल टू जीरो टेस्ट करने के लिए हम ये टेस्ट क्यू की इंस्ट्रक्शन भी यूज कर सकते हैं. सो नाउ इसलिए अब आपको यहाँ पे अगली लाइन में जे ई नजर आ रहा है. आपको याद होगा जे ई जो है बेसिकली इज अनदर वे ऑफ राइटिंग. जे ई और जे जी एक ही चीज है. जे जी मीन्स कि अगर जीरो फ्लैग सेट हुआ हुआ है, तो अगर इस टेस्ट के नतीजे में आंसर जो है वो जीरो हुआ तो जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा और जे ई जंप कर जाएगा. जे ई या जे जी एक ही बात है, जंप कर जाएगा L6 के ऊपर, विच मीन्स रिटर्न. सो इट्स गोइंग टू रिटर्न, और क्योंकि रिटर्न वैल्यू आर एक्स में पड़ी हुई होती है, सो इट्स गोइंग टू रिटर्न जीरो. सो आई होप दिस इज क्लियर. बेशक यहाँ पे रुक जाएं, अपने आप को कन्विंस कर लें, समझ लें कि किस तरह से हो रहा है. अच्छा जनाब, सो लेट्स मूव ऑन. लेट्स सी कि अगर हमारा ये हमारा वो वाला केस हुआ था जो हमारा बेस केस था. नाउ लेट्स लुक एट द रिमेनिंग पार्ट जो हमारा रिकर्सिव केस है. लेकिन उससे पहले कुछ हाउसकीपिंग करने की ज़रूरत है, और वो हाउसकीपिंग ये है कि हम किसी एक रजिस्टर को अपने लिए अवेलेबल करना चाहते हैं जिसको हम एज अ टेम्प यूज़ कर सकें. वी नो कि इस मौके पर सबसे बेस्ट ऑप्शन वो रजिस्टर्स हैं जिनको हमने खुद सेव करना है, कॉली सेव रजिस्टर्स. सो कॉली सेव रजिस्टर हमारे पास बी एक्स है, तो लेट्स पुश आर बी एक्स. सो इस पुश करने के बाद जिसको हमने आखिर में पॉप कर देना है अपने काम करने के बाद, दैट मीन्स कि अब इस एरिया के अंदर आर बी एक्स एक सेफ रजिस्टर है जिसे हम जिस मर्जी काम के लिए यूज कर सकते हैं. वी कैन चेंज इट, वी कैन अपडेट इट, वी कैन मॉडिफाई इट. नाउ इट्स अ सेफ टेम्परेरी स्टोरेज फॉर अस. ठीक है, ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि आपके जहन में क्लियर होता जाए कि हमारे जहन में चल क्या रहा होता है व्हेन वी आर राइटिंग दिस कोड. अच्छा, सो ये आपने आर बी एक्स को सेव कर दिया है स्टैक के ऊपर, और जब आपने उसके बाद कॉल करनी है तो रिटर्न एड्रेस आ जाएगा. कॉल अभी आगे जाके आएगी, लेकिन कॉल से पहले लेट्स सी कि अभी कुछ और चीज़ें भी हैं यहाँ पर, तो उनमें क्या हो रहा है. सो वो आपका बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर रिकर्सिव केस है. सो नाउ लेट्स लुक एट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकर्सिव केस. आपने आर बी एक्स को सेव कर दिया. नाउ यू वांट टू समहाउ इम्प्लीमेंट this AND operation, and you want to implement this shifting operation, and then you want to call this function pcount again. So ये function अपने आप को दोबारा कॉल करे. ओके, सो आपने सबसे पहले क्या किया, bx सेव हो चुका है, तो अब आपने RDI को उठा के bx में रख दिया. यू डोंट वांट टू मॉडिफाई DI बिकॉज हम चाहेंगे ये कि ये x जो है ना, ये इसी तरह हम आगे भी पास कर दें. ठीक है, अभी हम देखते हैं. इसको उठा के bx में रखा. bx में रखने के बाद हमने यहाँ पर AND की इंस्ट्रक्शन यूज़ की है, और एंड की इंस्ट्रक्शन यूज करके हमने, बिकॉज नाउ वी नो ना, वी डोंट केयर कि आर बी एक्स चेंज हो जाए, सो वी जस्ट एंडेड इट. एंड ऑल्सो इफ यू रिमेंबर, ये जो इस एंड का आंसर है ये हमें चाहिए.
सो वी वांट टू, यहाँ टेस्ट इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि हम इस एंड के आंसर को भी यूज़ करना चाहते हैं। अगर हम यूज़ ना करना चाह रहे होते तो हम यहाँ टेस्ट यूज़ कर लेते हैं असेंबली लैंग्वेज में, बट बिकॉज वी वांट टू बेसिकली ऐड, ये जो एंड होने के बाद जो आंसर आएगा उसमें हम ऐड करेंगे उस वैल्यू को जो इस फंक्शन ने रिटर्न करनी है, सो लिहाजा वी डू एन एंड सेव द वैल्यू इन आरबीएक्स। सो आपने एंड किया, आंसर को आरबीएक्स में सेव किया। अब आरबीएक्स में इस पॉइंट पे क्या क्या आ सकता है, या 0 आएगा या 1 आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 1 के साथ एंड करने के बाद और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। आई होप कि आप हर चीज़ पे अपने आप को हर स्टेप पे कन्विंस करके आगे बढ़ रहे होंगे। ये वही चीज़ है जो मैंने पीछे ड्रॉ की थी। इफ़ यू वांट आई कैन जस्ट ड्रॉ इट अगेन। सो 0 0 1 0 एक रजिस्टर में है, अगर मैं इसको इस नंबर के साथ एंड करूँगा किसी भी रजिस्टर की किसी भी वैल्यू को, सो ये कोई भी वैल्यूज़ हैं इस रजिस्टर में, तो इसको जब मैं एंड करूंगा 1 के साथ तो आंसर में ये 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है, या ऑल जीरोज होंगे या 0 0 0 1 होगा, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा जनाब, तो ये आरबीएक्स के अंदर ये चीज़ आ गई 0 या 1, एंड देन यू शिफ्ट राइट एंड यू डूइंग अ लॉजिकल शिफ्ट राइट ऑफ योर DI रजिस्टर। तो आपने अपने DI रजिस्टर को जो है वो शिफ्ट राइट कर दिया, और इसमें क्योंकि कोई और आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है तो दैट मीन्स कि आप इसको बाय 1 करना चाहते हैं, तो यू डोंट पास दी आर्ग्यूमेंट एंड इट्स बाय डिफॉल्ट सेट टू अ 1। सो 1 शिफ्ट राइट हो गया DI का। अब आप इसके बाद पी काउंट आर को दोबारा कॉल कर लेते हैं, अपने आप को कॉल कर लेते हैं। एंड नाउ यू शुड रिमेंबर कि जो पी काउंट आर में जब आप दोबारा वापस आएंगे, यानी दोबारा से ये फंक्शन इसका अगला इंस्टेंस चलना शुरू होगा, रिकर्सिव इंस्टेंस, तो उसके अंदर आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड है DI में, तो आपने इसी DI को मॉडिफाई कर दिया, यही DI आगे पास हो गया है और वो वहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये असेंबली लैंग्वेज हमें इम्प्लिसिटली ये करना अलाउ कर रही है। तो यू कैन क्लियरली सी दैट नाउ वी हैव पास्ड दिस टू द फंक्शन एंड वी हैव मूव्ड ऑन। अच्छा जी, अब आपका कॉलिंग का काम हो गया। इस कॉल करने के बाद दिस फंक्शन विल स्टार्ट ओवर अगेन इन अ न्यू इंस्टेंस ऑन द स्टैक, एंड when it's going to return, जब ये फंक्शन वापस आएगा तो क्या हो रहा होगा। सो नाउ वी नीड टू इम्प्लीमेंट दिस प्लस समहाउ। सो जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा, यानी रिकर्सिवली अपने बेस केस तक पहुंचेगा, बेस केस के बाद कोलैप्स करना शुरू करेगा, जैसे मैं आपको पहले दिखा कर लाया हूँ। कोलैप्स करते हुए जब वापस आएगा तो नाउ यू नो कि ये इस फंक्शन के अंदर जब हम यहाँ पर हैं तो bx की वही वैल्यू पड़ी हुई है जो bx की वैल्यू आपने रखी थी। ये वो खूबसूरती है कि आपको गारंटीड है, बिकॉज हर इंस्टेंस इस फंक्शन का शुरू में bx को पुश कर देता है और आखिर में पॉप कर देता है। तो लिहाजा जब भी इनमें से कोई रिटर्न करता है ना, तो ये गारंटीड होता है कि जिस वैल्यू के साथ bx इसके पास आया था उसी वैल्यू के साथ वापस गया। तो दैट मीन्स इट्स गारंटीड कि चाहे मैंने यहाँ पे ये कॉल की है, जो bx की वैल्यू यहाँ है वही bx की वैल्यू जो है वो यहाँ पर होगी, ये गारंटीड है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? आई होप ये समझ आ रहा है। ये आपका दोस्त है जिसे आपने कॉल किया, यूएसबी दे के भेजा है इसको, और यूएसबी पे आपने कुछ डेटा रखा हुआ है। इस दोस्त का ये काम है कि उसने उस यूएसबी को सेव करना है, सेव करके वापस देने से पहले आपकी ओरिजिनल वैल्यूज रख के वापस रिटर्न करना है। तो दैट मीन्स कि यू आर गारंटीड टू हैव द सेम वैल्यू इन आरबीएक्स हियर एंड हियर। तो इस आरबीएक्स में आपने क्या रखा था, इसमें आपने ये एंड का रिजल्ट रखा था। एंड देन आरएक्स में क्या आ रहा है आपके पास, जो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, जो ये रिटर्न कर रहा है, इस पी काउंट की जो रिटर्न की जो चीज़ आई है। सो नाउ यू जस्ट ऐड देम टुगेदर एंड यू ऐड देम टुगेदर, और अब आपका काम खत्म हो गया। आरएक्स के अंदर फाइनल आंसर आ चुका है। नाउ यू पॉप द बीएक्स एंड यू रिटर्न, so your function is done. So this is how the recursive function is implemented. This is how it works. और ये पूरी recursion आपको यहाँ पर होती है इसकी नज़र आ रही है। Hopefully the concept is now clear to you. And finally आखिरी काम जो आपने किया वो ये किया कि आपने bx को pop किया and then you return from the function. So all done, all set. हमारा रिकर्सिव फंक्शन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमने कम्प्लीटली देख ली। ये सब कुछ हम कर सके हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम स्टैक के ऊपर एक फंक्शन की जो डिफरेंट इंस्टेंसेस हैं, जो वो इन्वोकेशंस जिनको हम कहते हैं, हर इन्वोकेशन का एक नया स्टैक फ्रेम क्रिएट होता है। ऑल राइट जी, सो रिकर्जन में हमने क्या चीज़ देखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिकर्जन सिर्फ उस सूरत में बन सकती है हम अगर हमारा फंक्शन जो है वो री एंट्रेंट हो। अगर हमारे फंक्शंस लैंग्वेज में या उस आर्किटेक्चर पे री एंट्रेंट नहीं है, एक फंक्शन की सिर्फ एक ही इंस्टेंस हो सकती है, तो रिकर्जन नहीं बन सकती। फिर ऐसी फंक्शन कॉलिंग में रिकर्जन इनहेरेंटली फिर नहीं बन सकती। वो आप खुद किसी तरह बना लें, स्टैक अपने की मदद से तो बना लें, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन में इसकी गुंजाइश नहीं है। अच्छा, सो what we have learned here is that जो stack frames आप बना रहे हैं, that means कि हर function की एक अपनी private storage है। एक ही function 10 दफ़ा कॉल हो रहा है और हर दफ़ा उसका फ्रेम अलग है। so ये f1 की एक इंस्टेंस है, ये f1 की सॉरी दूसरी, let me just call it f1, ये f1 की दूसरी इंस्टेंस है, ये f1 की I did the same mistake again. so ये f1 की तीसरी इंस्टेंस है, और हर दफ़ा फ़र्क क्या है, जो पैरामीटर्स हैं वो आप डिफरेंट भेज रहे हैं इनको।
सो जितने भी इनकी प्राइवेट चीज़ें सेव हुई हुई हैं वो बदलती जा रही हैं हर दफ़ा में। सो दीज आर द प्राइवेट स्टोरेज ऑफ दीज फंक्शंस। तो ये प्राइवेट स्टोरेज ये फ़र्क नहीं करती कि यही एक फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है या ये किसी दूसरे को कर रहा है, ठीक है। तो इस सब कुछ की मदद से वी आर एबल टू इम्प्लीमेंट रिकर्जन। और इन स्टैक फ्रेम्स के अंदर you save your registers, you save your local variables, and you save the return pointer. So everything is saved here. The parameters are saved before the frame, जिसको हमने एक्सेस करना देखा था कि किस तरह किया जा सकता है. So register saving conventions prevent one function call from corrupting another's data unless the C code explicitly does so. For example, ये इसमें buffer overflow के cases आते हैं जो कि हम आगे जाकर देखेंगे. फिलहाल अभी हमें उन्हें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से कुछ ने क्वेश्चंस भी पूछे थे स्टैक ओवरफ्लो के बारे में, वो भी हमें मालूम है कि इट्स एंटायरली पॉसिबल कि ये इतनी दफ़ा फंक्शन अपने आप को कॉल कर ले कि स्टैक ही ख़त्म हो जाए, उसमें जगह ही ना रहे। एंड दिस इज़ अ रियल प्रॉब्लम। कोई भी फाइनाइट मेमोरी के ऊपर जब रिकर्जन इंप्लीमेंट होगी तो इन्फिनिट रिकर्जन हमेशा फाइनाइट मेमोरी को आउटग्रो कर जाएगी और स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। सो द स्टैक डिसिप्लिन दैट वी लर्न वाज कि आपकी कॉल रिटर्न स्टैक की मदद से हो जाते हैं। सो इफ़ पी कॉल्स क्यू एंड क्यू जो है इफ़ पी कॉल्स क्यू देन क्यू रिटर्न्स बिफोर क्यू बिफोर पी। तो अगर एक फंक्शन p जो है वो q को कॉल करता है और q जो है वो r को कॉल करता है तो सबसे पहले ये रिटर्न करेगा, फिर ये रिटर्न करेगा, फिर ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी हमें स्टैक की तरफ लाई थी कि दिस मेक सेंस कि हम स्टैक से इसको इम्प्लीमेंट करें। बाय द वे रिकर्जन की एक और फॉर्म भी है जो ये वाली फॉर्म है। रिकर्जन ज़रूरी नहीं है कि खाली यही हो कि p ने p को कॉल किया और उसने p को कॉल किया और उसने p को कॉल किया। उसकी एक म्यूचुअल रिकर्जन की फॉर्म भी होती है कि p ने q को कॉल किया और q ने p को कॉल किया और p ने q को कॉल किया और q ने p को कॉल किया until you hit a base case. It could even be longer chains. So p calls q calls r calls p, q calls q calls r and so on and so forth. तो ये लंबी चेन्स भी हो सकती हैं रिकर्जन की। तो रिकर्जन हमेशा इतनी सादी नहीं होती जितनी हम यूजुअली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ऑल्दो कि वी आर एबल टू सॉल्व वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम्स विद दिस सिंपल फॉर्म ऑफ रिकर्जन एज वेल, ठीक है। और जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि रिकर्जन जो है वो किस तरह के कामों को उसके इनिशियल सोल्यूशन देने के काम आती है। इवेंचुअली वी ऑलवेज रिप्लेस रिकर्जन और मोस्टली रिप्लेस रिकर्जन विद इटरेटिव सॉल्यूशंस। ऑल राइट जी, सो दिस ब्रिंग्स अस टू आवर कंक्लूजन। हमने जो देखा है इस पूरे डिस्कशन के अंदर, जहाँ पे हम प्रोसीजर्स को देख रहे थे कि स्टैक इज़ द लॉजिकली करेक्ट डेटा स्ट्रक्चर for creating procedure calling mechanism. That's why we use system stacks, जिसकी मदद से हम ये चीज़ इंश्योर कर सकते हैं कि आपके सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो रीएंट्रेंट होंगे। हम रिकर्जन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल रिकर्जन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल, और इसी तरह ये नॉर्मली डील होती है जिस तरह से कोई आपका सिंपल फंक्शन कॉलिंग इम्प्लीमेंट होती है। इसके लिए कोई स्पेशल चीज़ें नहीं बनानी पड़ती कि रिकर्जन और नॉन रिकर्सिव के लिए आपको बैक एंड के ऊपर कोई स्पेशल सपोर्ट देनी पड़े। एंड वी ऑल्सो सॉ कि स्टैक फ्रेम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें अलाउ करता है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की वैल्यूज़ को करप्ट ना कर सके। दे एसेंशली आर लाइक क्लोन्स ऑफ द सेम फंक्शन, अगर हम वी लुक एट इट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव के किस तरह से वो डील हो रहे हैं सिस्टम के अंदर। एंड वी ऑल्सो सॉ के हमारी कुछ कन्वेंशंस हैं जो डिफाइन हुई हुई हैं कि किस चीज़ में हमने रख के वैल्यू पास करनी है और किस चीज़ में रख कर वैल्यूज़ हमारे पास वापस आनी है, ठीक है। और ये जो हमने साइड पे जो डायग्राम है इसको भी हमने काफ़ी डिटेल में समझ लिया है कि किस तरह से स्टैक के ऊपर ग्रो होता है, हमारे फ्रेम्स ग्रो करते हैं जिस पर हम फंक्शंस को कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है जनाब। सो लेट्स स्टॉप हियर ऑन दिस और इंशाल्लाह हम मिलते हैं इसके बाद अगले टॉपिक के साथ।